हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों 2-3 दिन लगातार वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे, एनवायरनमेंट का भी इशू था, लेकिन आज हम लोग बहुत ही अच्छे से अपना सबसे प्यारा नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है 3 चैप्टर हमने पढ़ा है एनसीईआरटी के। तीनों चैप्टर में हमने एक चीज देखा था कॉमन था कि आवेश क्या था, रेस्ट में था। क्या था बेटा? हमने ये कोशिश किया था कि उसमें आवेश क्या हो, रेस्ट में हो, उसके वेग में परिवर्तन ना हो, उसकी गतिज ऊर्जा में बिल्कुल परिवर्तन ना हो। इसका हमने बहुत ध्यान दिया। और जब आवेश रेस्ट में था तो उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम था? लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब आवेश गतिमान होगा, आवेश नियत वेग से गतिमान होगा। बस ये ध्यान देना है कि नियत वेग और चाल, यानी आवेश की चाल और वेग नियत होगी। अब आवेश स्थिर नहीं होगा, लेकिन आवेश की जो वेग होगी वो नियत होगी। अगर जब आवेश नियत वेग से गतिमान होता है तो धारा का प्रभाव होता है। समझ गए ना? ये बात ध्यान दो। अच्छा, यहाँ पर अगर नियत वेग ना होगा तो आवेश एक्सीलरेटेड हो जाएगा, और जब आवेश त्वरित गति करता है बेटा तो उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उससे चुंबकीय विकिरण निकलती है। और हम तो पढ़ रहे हैं धारा, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेटर, वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे। तो वहां पर आपको हम बताएंगे कि त्वरित आवेश गति करता है तो कैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ ध्यान दो आप कि हम पढ़ने जा रहे हैं आवेश नियत वेग से गतिमान हो तो धारा का प्रभाव होता है। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मेन डिफिनेशन है वो क्या है? आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं बेटा? आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा सिंपली है कि कोई चालक है, सब जहां ध्यान दो, ये हमारा चालक है, ये चालक तार है हमारा। इसमें क्या हो रहा है? आवेश जा रहे, क्या जा रहा है? आवेश में इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, चालक में क्या रहते हैं? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाते हैं तो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? आवेश लेकर जाते हैं। अपने साथ क्या लेकर जाते हैं बेटा? आवेश। ध्यान दो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के जाने की विपरीत दिशा में क्या होता है बेटा? धारा का प्रवाह होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। और धारा को किससे लिखते हैं बेटा? यहाँ पर ध्यान दो, पॉइंट ध्यान दो। धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए ना? धारा किससे प्रदर्शित होती है? आई से करते हैं, पहली बात। अब यहाँ पर देखो धारा, और यहाँ पर धारा होगी। अगर मैं बात करूं तो धारा की परिभाषा होगी कि आवेश इधर से इधर आएंगे तो धारा इधर से इधर प्रवाहित होगी। समझ गए? यानी आवेशों का प्रवाह ही धारा कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे औसत धारा की। किसकी बात करेंगे बेटा? औसत धारा। यहाँ पर ध्यान दो, तो औसत धारा बराबर क्या होता है? औसत धारा, इसको लिखते हैं आई एवरेज। क्या लिखते हैं बेटा? आई एवरेज। या आई एवरेज बराबर क्या होता है? कुल आवेश यानी डेल्टा क्यू और बटा कुल टाइम। तो कुल आवेश को जब फुल टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है बेटा? औसत धारा प्राप्त होता है। यहाँ डेल्टा टी का जो मान है वो बहुत ज्यादा है, समयांतराल ज्यादा है। समझ गए ना? फिर एक होता है आई तात्क्षणिक धारा। क्या होता है बेटा? तात्क्षणिक धारा। ये क्या होती है? तात्क्षणिक धारा क्या होती है? तात्क्षणिक धारा होती है जब डेल्टा टी बहुत कम हो। क्या हो बेटा? डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो? 0। यानी डेल्टा टी का मान बहुत, किसी क्षण, मैंने कहा यहाँ पर कितनी धारा बह रही, 5वें सेकंड में धारा कितनी बह रही, तो इन सब के लिए हम तात्क्षणिक धारा का उपयोग करते हैं। वहां पर लिखते हैं आई इंस्टेंटेनियस। क्या लिखते हैं बेटा? या सिंपल आई लिखते हैं, और इसका मान होता है dq अपॉन dt। तो ये हमारा हो जाता है तात्क्षणिक धारा। समझ गए ना? इतना आप नोट कर लो अच्छे से। यहाँ ध्यान दो, अभी औसत धारा हमने बताया आई एवरेज बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। औसत धारा है, समयांतराल ज्यादा है। जैसे मैंने कहा कि 5 घंटे में कितनी धारा प्रवाहित हुई है, 4 घंटे में कितनी धारा प्रवाहित हुई है, या 15 मिनट में कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो उसे औसत धारा कहते हैं। लेकिन मैंने कहा 5वें सेकंड में, 3रे सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? तात्क्षणिक धारा कहते हैं। समझ गए ना? उसे क्या कहते हैं? तात्क्षणिक धारा कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, तात्क्षणिक धारा का मान होता है आई इंस्टेंटेनियस, और ये होता है dq अपॉन dt। क्या होता है? आई इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है? dq अपॉन dt।
समझ गए ना। अब यहाँ ध्यान दो, आई इंस्टेंट, यहाँ पर एक नोट लिख लो जो बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पर ध्यान दो, नोट में क्या हो जाएगा, देखो अभी अपने देखा आई बराबर क्या है बेटा, आई बराबर आ रहा है डी क्यू में, क्या हो रहा है, आई बराबर हमारे पास आ रहा है, आई बराबर आ रहा है डी क्यू अपान डी टी। आई बराबर क्या आ रहा है बेटा, आई बराबर आ गया डी क्यू अपान डी टी। तो यहां से हम डी क्यू बराबर क्या निकलेगा बताओ, डी क्यू बराबर आ जाएगा आई डी। तो अगर इसको मुझे डी क्यू है इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो हमारा यहां से क्यू बराबर आ जाएगा आई डी टी। ये भी ध्यान दो, ये कब लगाओगे, जब आई का मान दिया हो और तुम्हें क्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, जब आई का मान दिया हो और तुम्हें क्यू ज्ञात करना है, तब इसका प्रयोग करते हैं। इतना नोट कर लो, बैठ जाओ, यहां ध्यान दो। अब हम बात करेंगे कि जैसे विद्युत धारा क्या होती है, तो सबसे पहले पॉइंट लिखते चलो, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब आप कहोगे सर इसमें तो दिशा और परिमाण दोनों होती है, तो फिर भी अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करते। देखो सदिश राशि होने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास दिशा व परिमाण हो, सदिश के नियमों का भी पालन करना क्या होता है, जरूरी होता है। सदिश अदिश राशि है क्योंकि, मैं बात करूं, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। यहाँ पर ध्यान दो कैसे, जैसे देखो ये हमारे पास है एक धारा ऐसे आई, मैं लेता हूं ये धारा आई है, ये दो धारा आई, इनके बीच में जो एंगल है वो 60 है, और ये तीसरी धारा चली गई। इस धारा का मान 3i के 3 एम्पियर है और ये हमारी 4 एम्पियर है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर के अकॉर्डिंग इसका मान होना चाहिए, जो धारा आई है उसका मान होना चाहिए आई बराबर √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 cos 60 होना चाहिए। लेकिन इस धारा का मान क्या होगा, 4 3 7 एम्पियर। तो ये सदिश के नियमों का पालन कर रही है, नहीं कर रही है ना, तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू गलत है। इसलिए विद्युत धारा है क्या है बेटा, अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन। दूसरा चीज देखो, ये धारा आ रही है हमारी, यहां से धारा आ रही है, देखो ये सॉरी यहाँ पर ध्यान दो, ये धारा हमारी आ रही है आई और ये धारा आ रही है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो ये धारा कितनी होनी चाहिए, ये हमारी 3 एम्पियर है, ये हमारा 4 एम्पियर है। तो अब भी क्या होगा, 7 एम्पियर ही होगा, लेकिन कोण भी बदल रहा है, तो कोण के बदलने से भी धारा के मान पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, और सदिश के नियमों का पालन अगर नहीं करती तो ये सदिश राशि नहीं है। इसीलिए विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होने के साथ साथ इसे सदिश राशि माना नहीं गया है, समझ गए ना, इतना नोट कर लो। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, विद्युत धारा एक मूल राशि है। विद्युत धारा क्या है बेटा, मूल राशि। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक वो क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, या क्या कहते हैं इसको, एम्पियर, या दूसरा होता है कूलाम पर सेकंड। क्या होता है बेटा, कूलाम पर सेकंड होता है, ठीक है। एम्पियर या कूलाम पर सेकंड होता है विद्युत धारा का मात्रक। इसकी बीमा क्या होती है, जरा मैं बीमा की बात कर लूं, तो इसकी बीमा होती है, कूलाम की बीमा ए वो होता है 80, यानी इसकी बीमा होती है क्या होता है बेटा, 80। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, ए होता है, समझ गया। विद्युत धारा का बीमा
ये होता है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन लगाओ, जैसे मैंने अभी दे दिया, क्वेश्चन दे दिया है, यदि आवेश, क्या है बेटा, यदि आवेश Q बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3t है, क्या है, देखो यदि आवेश Q बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3 हो तो नंबर 1 है t बराबर 2 सेकंड में धारा, तथा दूसरा है t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड में धारा की गणना करो, धारा की गणना करो। चलो यहाँ पर ध्यान दो, धारा की क्या करना है बेटा, गणना करो। चलो लगाओ, ये हमें क्वेश्चन दे दिया। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि यदि आवेश Q बराबर क्या दिया है, 2t स्क्वायर प्लस 3t हो तो t बराबर 2 सेकंड में धारा का मान ज्ञात करना और t बराबर 1 सेकंड। यहाँ पर ध्यान दो, t बराबर 2 सेकंड क्या है, किसी क्षण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर तात्विक धारा निकलेगा और ये औसत धारा होगा, समझ गया ना, ये हमारा तात्विक धारा होगा और ये हमारा औसत धारा होगा। तो क्वेश्चन नोट हुआ, तात्विक किसी क्षण, मैंने कहा 5 सेकंड पे, मैंने कहा 4 सेकंड पे, तो क्षण है ना, एक इंस्टेंटेनियस होता है, समझ गए ना। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, यहाँ ध्यान दो, हमारे पास Q बराबर दे दिया है क्या, तो क्वेश्चन हो गया, नोट हो गया, क्वेश्चन नोट हुआ कि नहीं हुआ। चलो यहाँ ध्यान दो, हमें यहाँ से लगाना है क्वेश्चन, आंसर हम लगाने जा रहे हैं। हमें Q बराबर क्या दिया है बेटा, 2t स्क्वायर प्लस 3t। Q बराबर दे दिया है 2t स्क्वायर प्लस 3t। तो चलो इसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल करोगे तो dq अपॉन dt आएगा, क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंशियल हम करने जा रहे हैं, इसका क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल। तो dq अपॉन dt, अब जो मैथ जो पढ़े होंगे वो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 2 2 जा 4, ये तो आता है उकलन, और t पावर क्या हो जाता है 2 - 1, ये तो होता है 4 के 2 3 जैसे। अरे यार यहाँ देखो, अच्छा आपको पता है कि ये फार्मूला होता था d/dx x पावर n, तो ये आता है nx पावर n माइनस, डिफरेंशियल यही तो होता था। तो मैंने 2 को इधर लाया तो 2 दूनी 4 और 2 में से 1 घट गया प्लस, t का कितना होता है 1 हो जाता है, t का क्या हो जाता है डिफरेंशियल 1 हो जाता है, ये याद रखना तुम्हें, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में मैथ में आपको पढ़ाया जाता है। अब यहाँ से हमारे पास और dq अपॉन dt क्या है, i बराबर क्या आ गया 4t प्लस 3, ये तो आया। अब हमें किस पर ज्ञात करना है, पहला कह रहा है t बराबर 2 सेकंड पर, तो i कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 और प्लस 3, तो 4 दूनी 8 3 11 एम्पियर, समझ गए ना। यानी t बराबर 2 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी 11 एम्पियर, ये तो ये हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है दूसरे केस में कि हमें ज्ञात करना, अच्छा ये तो आवेश क्या होगा, t बराबर 1 सेकंड पर आवेश कितना होगा, जरा बताओ तुमसे, q1 1 का मान रखो। अरे दूसरे क्वेश्चन में ये तो पूरा है कि t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड में हमें धारा ज्ञात करनी है, तो t बराबर 1 यानी t का मान रखो यहाँ, तो q1 का मान क्या हो जाए 2 × 1 स्क्वायर प्लस 3 × 1, ये तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 1 कम 2 और 3 2 5 गुना, ये तो हमारा q1 आ गया। अच्छा q2 कितना हो जाएगा, t का मान मान गए, क्योंकि t बराबर दूसरे क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि t बराबर 1 सेकंड में से t बराबर 3 सेकंड में हमें क्या ज्ञात करना है, धारा की गणना, सब समझ गया। तो वो औसत धारा है, क्या बेटा, तो हमें आवेश निकालना है, तो q1 निकल आया, t बराबर मैंने 1 रखा। अच्छा t बराबर आपको रखो, क्या बोलते बेटा, t बराबर 3 सेकंड रखो, तो q2 कितना आ जाएगा 3 रखो इसमें, तो 2 गुणे 3 स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2, नहीं 3 गुणे 3, तो 3 3 9 दूनी 18 और 3 3 9, 18 9 कितना होगा 27 गुना, ये हमारा Q2 आ गया। इतना समझ में आ गया ना। अब हमें औसत धारा निकालना है, क्या निकालना है बेटा, इधर निकाले निकाले कि नहीं, अच्छा तो इधर आ रहा है ना, इधर लगा दे। अच्छा ये देखो, तो औसत धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा Q का मान क्या होता है Q2 माइनस Q1 और बटा T2 माइनस T1, तो Q2 कितना है बेटा 27, Q1 कितना है 5,
और T2 कितना है 3 और T1 कितना है 1। तो यहाँ से 27 में से 5 जाए कितना बचेगा 22/2 यानी 11 एम्पियर। देखो ये भी तो 11 एम्पियर आ गया, यानी औसत धारा भी क्या आ गया बेटा आई एवरेज 11 एम्पियर। समझ गए ना। तो देखो आपको जब ये बोलेगा कि किसी क्षण पे धारा निकालो तो ये वाला फार्मूला लगा दो, डी को अपॉन dt। ध्यान दो, किसी क्षण पे कहेगा तो ये वाला फार्मूला लगा दोगे, समझ गए ना। और ध्यान दो, अगर आपसे कह रहा है औसत धारा कह रहा है तो ये वाला फार्मूला लगा दोगे, ठीक है। पहले Q1 और Q2 का मान निकालोगे और उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाओगे। तो औसत धारा के लिए ये वाला फार्मूला और इंस्टैन्टेनियस धारा के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे। इतना नोट कर लो आप लोग। यहाँ पर तो कह रहा है किसी चालक में धारा का मान दे दिया, क्या दे दिया इस बार, पहले में आवेश दिया था, इस बार धारा दे दिया। तो इसके लिए फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है बेटा, Q बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन T1 से T2 और क्या होता है बेटा I dt, ये तो होता है। ये फार्मूला आप लगाओगे। जब I दिया रहेगा तो अब आपको कहां से कहां तक ज्ञात करना है, 0 से, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q बराबर 0 से 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए ना। चलो I की वैल्यू उठा के रखो, तो I क्या है 2t² प्लस 3, ये तो दिया है इंटू dt दिया है। अब क्या इंटीग्रेशन करोगे तो इसे अलग अलग करोगे, तो 0 to 2 बाहर आ जाएगा तो t² इंटू dt होगा और प्लस 3 बाहर आ जाएगा तो 0 से 2 dt होगा। समझ गए ना। देखो हमने गुणा कर लिया, अंदर गुणा कर सकते हैं ना, इधर तो इतना समझ में आया। अब ये इंटीग्रेशन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है। जैसे देखो अगर कहीं इंटीग्रेशन दे दिया x पावर n dx, समझ गए ना, तो इसका फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये होता है। अगर डिफरेंशियल का फार्मूला भी आपने क्या देखा बेटा, dy बटे dx dx पावर n अपॉन dx, तो ये क्या होता है nx पावर n माइनस, ये तो होता था। ये डिफरेंशियल है, ये अवकलन है। तो चलो यहाँ पर क्या है, देखो इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, x पावर n dx है ना, t पावर n dt है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2, t का पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 में 1 जुड़ जाएगा और बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस, इससे सहमत हो ना। और प्लस जो लिमिट है उसको लगा दो यहाँ से यहाँ तक, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर dt क्यों लिखा है, क्या लिखा है, तो dt का क्या हो जाता है t हो जाता है, क्या हो जाता है dt का t हो जाता है 0 से 2। चलो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा t पावर 3 अपॉन 3 0 से 2 और प्लस 3 t पावर 0 से 2। समझ गए ना। अब यहाँ ध्यान दो, हम अगर वैल्यू रखें तो q बराबर क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाला रखो तो 2q यानी 2 इंटू 2q अपॉन 3 और प्लस माइनस 0 क्यूब अपॉन 3 और प्लस 3 और 2 माइनस 0, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटा 3 माइनस 0 और प्लस 3 दूनी 6 माइनस 0, तो 16 बटा 3 और प्लस 6, यही तो आ जाएगा। हाँ 2 है ना, ये तो 2 ही यहाँ है ना, ये 2 नहीं, मतलब इसमें कहाँ गया तब नीचे वाले, तो अरे बुरा हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ। अच्छा 3 6 18, 16 प्लस 18 अपॉन 3 और 18 16 कितना होता है, क्या होता है बेटा 34 होता है, यानी क्यू बराबर आ गया 34 अपॉन 3। तो ये क्या आ जाएगा 3 कम 3 3 1 कम 3 3 3 का 9 गुना, बस। तो अगर आपसे आवेश पूछेगा तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करोगे अगर ये दिया रहेगा। समझ गए ना, इतना नोट कर लो अच्छे से। धारा की दिशा हम बात करने जा रहे हैं, धारा की, अच्छा धारा की दिशा कहां से कहां तक होती है, ये ध्यान दो आप। धारा की दिशा कहां से कहां तक होती है, ध्यान दो। ये हमारा कोई चालक है, ये हमारा क्या है बेटा, कोई चालक है। चालक में क्या पाए जाते हैं, बहल्ला इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक में क्या पाए जाते हैं, बहल्ला। तो अगर मैं इस पर वैद्युत छेद लगा दूं, सपोज क्या लगा दूं बेटा, वैद्युत छेद, बाहर से मैंने कोई लगा दिया, तो जैसे वैद्युत छेद लगाऊंगा जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन
ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है ये इधर गति करने लगेंगे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। आप ये जानते हो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे तो जहां कोई छोड़कर जाएंगे वहां पर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस क्या होगा बेटा। अच्छा, प्रोटॉन जाते नहीं, जाते हुए प्रतीत होते हैं, क्या होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो धारा की जो दिशा होती है, धारा की दिशा, वो धारा की दिशा आई इधर होती है, यानी यहाँ पर मैं अगर लिख दूं तो लिख सकता हूं कि धारा की दिशा ऋण आवेश यानी ऋण आवेश की गति के विपरीत होती है। क्या होती है बेटा, धारा की दिशा ऋण आवेश के गति के दिशा के विपरीत होती है, गति के दिशा के विपरीत होती है। क्या होती है बेटा, गति के दिशा के विपरीत होती है जबकि ये क्या होती है, धन आवेश की गति के दिशा में होती है। क्या होती है, जबकि धन आवेश के गति के दिशा में होती है, गति के दिशा में होती है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, कहोगे सर विपरीत क्यों होती है, तो ध्यान दो, जो वैद्युत बल है वो किधर लगता है, हमेशा धन आवेश की ओर किधर लगता है बेटा, वैद्युत बल किधर लगता है, तो जिधर वैद्युत बल लगेगा धारा भी उस दिशा में ही बहेगी, यानी इसलिए वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से आवेश की गति की दिशा के विपरीत होती है, जबकि धन आवेश के गति की दिशा में होती है, की ओर होती है। यानी धारा में दिशा है जबकि ये अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन, इतना नोट कर लो आप। धारा का प्रवाह जो होता है वो चालक में, कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और विलयन में किसके कारण होता है, विलयन या विद्युत अपघट्ट में, विलयन में आयन के कारण। क्या होता है बेटा, आयन के प्रवाह के कारण होता है, आयन के प्रवाह के कारण होता है। और अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और होल होते, क्वार्टर जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्वार्टर नहीं जो पीते हो तुम लोग, अरे नहीं पीते हो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है, होल के कारण होता है। ये आप लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है, समझ गए ना। तो ये होता है धारा के प्रवाह का कारण। धारा कैसे उत्पन्न होती है, इन तीन कारणों से। धारा, अगर धातु में धारा उत्पन्न होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, क्योंकि उसमें बहला इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। विलयन में आयन पाए जाते हैं, विद्युत अपघट्ट या विलयन एक ही बात है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है, ठीक है, तो इतना नोट कर लो आप। 10 के पावर 17 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण जब हमने पढ़ाया था तो Q बराबर क्या होता था बेटा, हम जानते हैं Q बराबर क्या होता था, N इंटू ये तो होता था, और I बराबर क्या होता है, Q बाई, ये तो फार्मूला होता है। जब इस फॉर्म में हो तो यहाँ से I बराबर क्या लिख सकते हैं, N बाई, हमें क्या क्या दिया है, N का मान दे दिया है, दिया क्या है, दिया है N बराबर 10 के पावर 17, T बराबर क्या होता है 1 सेकंड, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान क्या होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस। यार इतना तो याद कर लो कम से कम, इतना तो फिर से बेइज्जती नहीं करो आप लोग। तो यहाँ पर देखो I बराबर क्या हो जाएगा, N का मान 10 के पावर 17 गुणे 1.6 × 10 के पावर माइनस 19, और बटा T का मान क्या हो जाएगा, रखो तो ये क्या हो जाएगा 1.6 × 10 के पावर माइनस 2, क्या हो जाएगा, दशमलव को इधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा 16.0 × 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। और इसको एम्पियर को अगर बदलना है तो हम लिख सकते हैं I बराबर 16 मिली एम्पियर। क्या लिख सकते हैं बेटा, 16 मिली एम्पियर, समझ गए ना। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करोगे। यानी हमने आपको तीनों फार्मूले से धारा निकालने के नियम आपको बता दिए हैं, औसत भी बता दिया है, तात्पर्य बता दिया है। अगर पर सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो तो आप धारा इस तरह लगा लो, समझ गए ना। ये चीज आपको ध्यान देना, इतना नोट कर लो आप।
ध्यान दो। उसी तरह मैंने दो सवाल आपको होमवर्क दिया है कि यदि चालक पर इतना आवेश हो तो आपको धारा की गणना करनी है। पहले t बराबर 4 सेकंड में, और याद रखना I बराबर Q बाई टी, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा, याद रखना, इसको नहीं लगाओगे। बहुत बच्चे इससे लगा के निकाल देते हैं, आंसर गलत आता है। फिर देखो t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 5 सेकंड, ये औसत धारा है और ये तात्विक धारा है। फिर कह रहा है किसी चालक में प्रवाहित धारा इतनी हो तो अब आवेश की गणना करनी, t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड तक प्रवाहित कितना आवेश हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दो, 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर धारा का वह मान है जिसमें चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं, यानी 1 एम्पियर बराबर इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रवाहित होते हैं। समझ गए? चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित। अब ये वाला जो आज मैंने धारा के बारे में आपको पढ़ाया है, तो धारा के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे 2-2 नंबर 1-1 नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आगे इसका बेसिक है, एक आधार है जो आगे भी ड्रिप ब्लास्ट पढ़ोगे, धारा घनत्व पढ़ोगे, ठीक है, प्रतिरोध पढ़ोगे, तो इसमें इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से ट्राई करिए और मस्त रहिए।